शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन मिला है। 1x2 मामले में ईडी ने कल दिल्ली दफ्तर उन्हें बुलाया है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी प्रवर्तन निदेशालय ने समन किया है। उर्वशी रौतेला से 16 सितंबर को पूछताछ होगी। पहले सुरेश रैना, शिखर धवन से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो बेटिंग ऐप से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला, जिसमें ईडी ने उर्वशी रौतेला को, फिल्म स्टार उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को पूछताछ के लिए समन किया है और 15 सितंबर को टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इन दोनों एक्ट्रेसेस से किस तरह की पूछताछ हो सकती है, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह के आरोप हैं? जी बिल्कुल, देखिए 1x बैटिंग ऐप को लेकर लगातार ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले शिखर धवन और इसके अलावा एक और जो क्रिकेटर है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। 16 सितंबर को उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जो टीएमसी की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस है मिमी चक्रवर्ती, उनको 15 सितंबर को यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनसे पूछताछ करने के पीछे ईडी का अहम मकसद ये है, ये जानने कि आखिरकार जो पेमेंट इन लोगों को प्रमोशन के बदले इस बैटिंग ऐप के मिला था वो किस रूप में मिला था, किस तरीके से मिला था, किस अकाउंट से पैसा आया था। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इनसे जानने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ईडी के रडार पर अभी कई और क्रिकेटर और इसके अलावा कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो लगातार इस बैटिंग ऐप को प्रमोट करने में लगे हुए थे सोशल मीडिया पर। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में एफआईआर दर्ज। पिता जगदीश पाटनी ने शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। 2 बाइक सवारों पर जानलेवा हमले के आरोप और उनके पिता ने कहा, मुझे निशाना बनाकर ही गोलियां चलाई गई हैं। दिशा के पिता उन्होंने पिलर के पीछे लेटकर अपनी जान बचाई। गैंगस्टर गोल्डी बरार गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक बदमाश की पहचान भी हो गई है। विदेशी नेटवर्क से जुड़ा है मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण। हत्या, फिरौती और तस्करी के मामलों में चारण पहले से ही वांटेड है। शूटर्स के बरेली जिले में ही छिपे होने की आशंका है। आखिरी बार भोजीपुरा टोल प्लाजा पर दिखे थे हमलावर। एसएसपी अनुराग आर्य खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, 2 बड़ी जानकारियां सामने आई हैं इस पूरे केस से जुड़ी। एक तो दिशा पाटनी के पिता ने खुद ये कहा है कि उन्हें टारगेट करके गोलियां चलाई गई और पिलर के पीछे छिपकर उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। और दूसरी तरफ ये पता चला है कि वीरेंद्र चारण, जो कि इस पूरे कांड में शामिल है, जिसका विदेशी नेटवर्क भी है, हत्या, फिरौती और तस्करी जैसे केसेस में ये पहले से ही वांटेड है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या पता चल पाया है? देखिए, पुलिस की तरफ से 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जो कवायद है वो उसमें पुलिस लगातार लगी हुई है। 2 जगह पर निशानदेही हुई भी है, टोल प्लाजा पर। और बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह है कि मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि वीरेंद्र चारण है, वो वांटेड अपराधी है। उसके अलावा जो बाइक का इस्तेमाल किया गया इस पूरे वारदात में, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो 2 जगह पर से सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें कि हमलावर उसमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है जांच लगातार दबिश जगह जगह पर डाली जा रही है और जो आरोपी हैं इसमें उनको पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है तो खुद एसएसपी जो है वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जो दिशा पाटनी के पिता हैं उनकी तरफ से जो बात सामने आई है कि उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई और जमीन पर लेटकर उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है, इस तरह की बात है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इन तथ्यों को खंगाल रही है और टीमें जो है पुलिस की लगातार वो। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यह भी पता चल रहा है कि बरेली के अंदर ही छिपे हुए हैं अभी भी शूटर्स, जिनकी तलाश की जा रही। दिशा के पड़ोसी 70 वर्षीय बुजुर्ग ने टीवी 9 से बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से पहली फायरिंग होते देखी।
2 दिन लगातार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। एक गोली उनके घर पर भी आई थी। वो कहीं तर 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 तर, पहले तो एक ही आवाज हुई जैसे कोई चीज गिरी पहले दिन तो, और दूसरे दिन वो अच्छी खासी हुई, बल्कि जब तक हम देखें तब तक वो शख्स निकल चुके थे। एक आवाज यहाँ पे आई कोई चीज गिरने की, वो थी जब हमने आके देखा तो उनकी पानी की बोतल। अब हमारे यहाँ जब सफाई हो रही थी तो एक हमें वो मिला था, क्या कहलाते हैं इसका, सिरा। अच्छा, दीवार पे टकरा के गया होगा, वो हमने नहीं लोगों को दे यानी दिया। पहले दिन फायरिंग की तो उसका खोखा मिला आपको? ना, दूसरे दिन वाली है जिसमें ये सब हुए। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाइक सवार को निजी स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक सवार तेज रफ्तार से बाइक लेकर जा रहा था, तभी वो आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही बाइक सवार युवक सड़क के बीच में आता है, तभी सामने से एक निजी स्कूल की बस आ जाती है, जो बाइक सवार को टक्कर मार देती है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, बाइक सवार टक्कर के बाद दूर जाकर गिर जाता है। आसपास मौजूद लोग युवक को देखने के लिए आते हैं। मौके पर भीड़ लग जाती है, लेकिन जमीन पर गिरा युवक जरा भी नहीं हिलता। तभी लोग बस को साइड लगवाते हैं। अब जरा एक बार फिर से देखिए इस खौफनाक हादसे की तस्वीरें। लापरवाही के चलते बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा आगरा अलीगढ़ हाईवे पर हुआ। बड़ी खबर है, जयपुर वाटिका रिंग रोड पर हुआ बड़ा हादसा, जहां 3 पुरुष और 2 महिला, 2 बच्चों समेत 7 की मौत को लेकर खबर है। हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर परिवार लौट रहा था। बेकाबू होकर सवारियों से भरी कार पलट गई। सभी मृतकों को महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और यूपी के महाराजगंज में शिक्षक चुनाव के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और जमकर बवाल काटा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की हैं, जहां प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक स्तरीय चुनाव में हिंसा की घटना सामने आई है। दरअसल शनिवार को लक्ष्मीपुर ब्लॉक परिसर में चुनाव प्रक्रिया के दौरान 2 पक्षों के शिक्षकों में विवाद हुआ। शुरुआत में दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लेकिन विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। मामला इतना बिगड़ा कि शिक्षक एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे। कोई कुर्सी उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगा, तो कुछ लोगों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। इस झड़प में कई शिक्षक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिला स्तरीय पदाधिकारी और चुनाव लड़ने वाले टीचर्स में नोकझोंक हो गई थी, जो मारपीट में बदल गई। घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक आपस में मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुरंदरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालातों को नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। थप्पड़ों की बरसात, धक्का मुक्की और हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो दिल्ली के एक जाकिर हुसैन कॉलेज का है, जहां छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। वो बचने की कोशिश कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच जिस छात्र की पिटाई की जा रही है, उसके साथी आते हैं और दूसरे गुट के छात्रों की पिटाई करने लगते हैं। काफी देर तक वहां इसी तरह हंगामा चलता रहा और छात्र आपस में मारपीट करते रहे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका जंग का अखाड़ा बन गया है। इस दौरान कॉलेज प्रशासन भी मौके से नदारद रहा। मारपीट की इस घटना में 6 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। छात्रों के दोनों गुटों ने शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सब तो एक ही पार्टी के थे। और हरिद्वार में बदमाश का पीछा करते हुए हरियाणा पुलिस के दरोगा घायल हो गए। बदमाश ने दरोगा पर फायरिंग करते हुए बदमाश दरअसल फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं।
खुलेआम फायरिंग, वो भी पुलिस के जवान पर। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां हरिद्वार बस स्टैंड के पास बदमाश ने हरियाणा पुलिस के जवान पर ही फायरिंग कर दी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये बदमाश आगे भाग रहा होता है और पीछे पीछे हरियाणा पुलिस के दरोगा भाग रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस का जवान बदमाश के करीब पहुंचकर पकड़ने की कोशिश करता है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन बदमाश उठता है और दरोगा पर फायरिंग करते हुए फरार हो जाता है। इस घटना में हरियाणा पुलिस के दरोगा को गोली लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस इस बदमाश का पीछा हरियाणा के जिंद से करती आ रही थी और हरिद्वार में जैसे ही बदमाश हाथ आने वाला था, तभी वो पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है। असम में पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आतंकियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। और आज घुसपैठ को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि अब पूरा बाल तय करेगा कि बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा। बिहार में सभी सियासी दल चुनावी तैयारी के साथ साथ अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के मुजफ्फरनगर में दिए बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। कल सवर्ण सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा माहौल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाए। उन्होंने कट्टरवाद को समाजवाद के लिए खतरा बताते हुए कहा कि कट्टर मुसलमानों ने बांग्लादेश में और कट्टर हिंदुओं ने नेपाल में समाजवाद को कमजोर किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने पेच फंसा दिया है। उनका बयान 15 से कम सीटों पर बात नहीं बन पाएगी, नहीं तो 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम
8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज इंदौर में मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों ने दुनिया में समस्याएं बढ़ाई हैं। दुनिया में झगड़े होते ना, भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो, भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाते, क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी न कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। और हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है। बीते 1 दशक में सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ा है। पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जन भाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। तुलसी पीठ के संस्थापक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। उनके बयान को एसपी नेता डॉक्टर ST हसन ने वेस्ट यूपी का अपमान करार दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भामाशाह पार्क में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू संकट में है और हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर ST हसन ने कहा कि उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? उनके मुताबिक ऐसे बयानों से समाज का सिर्फ नुकसान ही होता है। और इस वक्त की एक ताजा खबर, असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। ये ताजा जानकारी मिल रही है, ताजा खबर आ रही है असम से। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। असम में थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए जानकारी ये मिल रही है कि असम के
कई इलाकों में जो भूकंप आया है 5.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए आसाम के कई इलाकों में। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत के मामले में यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। छात्रा के परिवार वालों ने इसे हत्या करार दिया। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है। देखिए संवाददाता रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट। एक बड़ी दुखद घटना में जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट अनामिका मंडल का अचानक मौत हो जाती है। परसों रात को जब उनके डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट का फेस्ट चल रहा था, तब अनामिका और उनके कुछ दोस्त यहाँ पे बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं पुलिस ने वो जगह को कॉर्डन करके रखा है, लेकिन 9 साढ़े 9 के बीच अपना घर में वो बात करते हैं। उसका बाद अनामिका के घर में ये फ़ोन जाते हैं कि उनका जो लड़की है उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि वो पानी में गिर गए थे। अब नशे के हालत में पानी में वो कैसे गिर गए ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये एक इतिहास रहा है। पिछले साल भी ऐसा घटना घटी थी जहाँ पे एक स्टूडेंट को पीट के मार डाला था, रैगिंग के चलते मार दिया गया था उनको, और जो लोग ये किए थे वो नशे के हालत में थे। जहाँ पे लोग कह रहे हैं, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट सब कह रहे हैं कि यहाँ पे नशा होती है। कौन वो लोग हैं जो नशा यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है और कैसे रात के अंधेरे में ये लोग नशा करते यहाँ पे बैठ के, इसको लेके कहीं सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने त्योहारों के सीजन में पहली बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस और खाद्य विभाग ने 1150 किलो मिलावटी पनीर को पकड़कर नष्ट कर दिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा गड्ढा सफेद पत्थरों के टुकड़ों से नहीं भरा, बल्कि ये पनीर से भरा हुआ है, जिससे बनने वाली हर चीज का स्वाद लाजवाब होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर पनीर को क्यों और कहां पर इस तरह गड्ढे में दफनाया जा रहा है, तो सुनिए। ये तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की है, जहां खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस और खाद्य विभाग की टीम रास्ते में एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोकती है तो पता चलता है कि ये पनीर मिलावटी है। बस फिर क्या था, 1150 किलो पनीर को टीम ने जब्त कर लिया और जमीन में गड्ढा कर इस पनीर को मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। बताया जा रहा है कि पनीर बुलंदशहर से दिल्ली में बिक्री के लिए लाया जा रहा था, लेकिन बीच में खाद्य विभाग और पुलिस की सतर्कता के चलते मिलावटी पनीर पकड़ा गया। दीपावली नजदीक है और इस दौरान पनीर और दूध जैसी चीजों में मिलावट हर साल बढ़ जाती है ताकि कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमा पाएं। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है और इस तरह के मिलावटी पनीर को पकड़कर नष्ट करने का काम कर रहा है। खराब मौसम और सुरक्षा चिंताओं की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को आज फिर से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यात्रा स्थगित होने से श्रद्धालु मायूस नजर आए। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 19 दिन तक स्थगित करने के बाद आज यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रोक दिया गया, जिसके बाद माता के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त मायूस हो गए। मन में था कि सुबह यात्रा के लिए जाना है, माता रानी की दर्शन यात्रा के लिए 8 बजे आसपास उस समय कटरा चौक पे मौजूद थे, तो न्यूज़ मिली कि यात्रा अभी नहीं शुरू होएगी, तो मन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा, निराशा हुई। कल 6 बजे तक पूरा वातावरण साफ था, लेकिन शाम को फिर बारिश, बादल छा गए और बारिश हो गई और आज प्रशासन ने कह दिया कि फिर से यात्रा स्थगित कर दी है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, वैसे ही यात्रा शुरू कर दी जाएगी। निराश भक्तों ने कटरा में नीचे से ही माता को प्रणाम किया, आरती की और जयकारे लगाए। और मिजोरम में इंडिगो ने आज अपनी सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। एयरलाइन ने यह फैसला खराब मौसम के चलते लिया, लेकिन यात्री फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान थे। मिजोरम के लेंगपो एयरपोर्ट पर यह भीड़ और हंगामा अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से है। दरअसल मिजोरम में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि लेंगपो एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई। खराब मौसम के चलते दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। इतना ही नहीं, आज खराब मौसम के चलते इंडिगो की सभी फ्लाइटें रद्द हो गई।
जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यात्री बड़ी संख्या में अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, तभी उन्हें पता चला कि इंडिगो की सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों का कहना है कि अचानक सभी फ्लाइटें रद्द होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तय समय पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। वहीं इंडिगो ने यह फैसला खराब मौसम के चलते लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फेक वीजा रैकेट का पर्दाफाश किया। 3 ठगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं से धोखाधड़ी करता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़े फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कई ठगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त खुद को BFS ग्लोबल का कर्मचारी बताकर नौकरी की तलाश कर रहे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि पहले चरण में ये गैंग पीड़ितों से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करता और उन्हें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भेजता था। विश्वास जीतने के लिए मेडिकल टेस्ट फीस के नाम पर पैसे वसूले जाते और लैब में अपॉइंटमेंट भी दिलाया जाता था। दूसरे चरण में पीड़ितों से वीजा विवरण लेकर फर्जी वर्क वीजा एप्लीकेशन, ऑफर लेटर और जॉब कंफर्मेशन लेटर भेजे जाते थे, जिसके एवज में और अधिक रकम वसूली जाती थी। तीसरे और आखिरी चरण में धोखाधड़ी को और गहराने के लिए गैंग फर्जी इमिग्रेशन और चेक पॉइंट अथॉरिटी लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 जैसे दस्तावेज भेजकर पीड़ितों से ज्यादा पैसे वसूले जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से जालसाजी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह अभियुक्त नीरज बवाना गैंग को दिल्ली में हथियारों की सप्लाई करता था। डिब्बे में सील कर रखे गए हथियारों की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया अभियुक्त नीरज बवाना गैंग को हथियार सप्लाई करता था और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी आरोप में हथियार तस्कर मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में किसी को हथियार सप्लाई करने आया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने अभियुक्त को पकड़ा। उसकी कार से 15 पिस्टल और 150 राउंड बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक हथियार तस्कर साजिद ने नीरज बवाना गैंग के सदस्य को हथियार दिए थे, जो सोशल मीडिया पर हथियारों की पोस्ट भी डालता है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि हथियार तस्करी के मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से एक का नाम अनिकेत है, जो सोशल मीडिया पर लगातार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो शेयर करता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कंटेनर की ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। कंटेनर ने सड़क किनारे खड़ी 9 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे की खौफनाक तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। 1, 2, 3 गिनती छोड़िए, इस बेलगाम कंटेनर की चपेट में पूरी 9 गाड़ियां आई हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की हैं, जहां संभाजी नगर हाईवे पर इस कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया। बस फिर क्या था, कंटेनर ने पहले सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मारी और घसीटता हुआ दूर तक ले गया। फिर सड़क किनारे खड़ी कई दूसरी कारों को भी एक एक कर कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के मुताबिक किसान का नाम संतोष था और वो मराठा आरक्षण आंदोलन में भी शामिल हुआ था, जिसके बाद मांग पूरी न होने पर उसने आत्महत्या कर ली। इससे पहले 29 अगस्त को मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे ने मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। हालांकि भूख हड़ताल के 5वें दिन सरकार ने उसकी मांग मान ली और GR जारी कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक नई उप समिति का गठन किया था। इस नई उप समिति की कमान चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपी गई थी। वे इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में 8 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसका उद्देश्य OBC समाज की स्थिति का आकलन करना और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना है। हालांकि महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने मराठा आरक्षण GR को दबाव में लिया गया फैसला करार दिया है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिनकर बालू पाटिल के नाम पर करने की मांग को लेकर आज कार रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां नवी मुंबई की तरफ रवाना हुई। सभी पार्टी की ओर से, सभी पार्टी के नेता की ओर से और सभी स्थानिक भूमिपुत्र की ओर से उनका नाम नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दिया जाए।
और कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन के बनने से लोगों को नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भारत के बीच वैकल्पिक रेल रूट मिलेगा। अररिया गलगलिया रूट से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अररिया गलगलिया रूट की अगर बात करें तो इस रूट के बनने से दिल्ली और नजदीक हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। अभी जो नॉर्थ ईस्ट से लोग दिल्ली जाना चाहते हैं वो NJP से सीधे किशनगंज, कटिहार होते हुए, पटना होते हुए, मुगल सराय होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दूसरा रूट उनके लिए ये है कि किशनगंज से कटिहार होते हुए वो हाजीपुर होते हुए गोरखपुर के रास्ते भी दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन इस रूट के बनने से एक और नया रास्ता उन्हें मिलेगा, मसलन कि वो NJP से निकलकर गलगलिया अररिया होते हुए, फाबिसगंज होते हुए, इसके बाद वो झंझारपुर, निर्मली और ये सब होते हुए रक्सौल निकलेंगे और रक्सौल से फिर सीधे आगे गोरखपुर जा सकते हैं। आज गोरखपुर से लेकर इस रूट से होते हुए और अब NJP की तरफ एक नई ट्रैक बनकर तैयार हो चुकी है। निश्चित तौर पर अगर हम राजधानी एक्सप्रेस की बात करें और दूसरे ट्रेनों की बात करें तो NJP से अगर वो दिल्ली की ओर जाएगी तो उनके लिए एक नया अल्टरनेटिव रूट भी है, जिसके तहत समय की भी कमी मिलेगी और साथ साथ पैसे भी कम लगेंगे यात्रियों को। दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच आज होने वाले क्रिकेट मैच के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर PM आवास की ओर जाने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी देखिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है और सामने आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो TV फोड़ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि खून और मैच एक साथ नहीं चल सकता है। तो जो है इस मैच को ना होने दिया जाए और उसके विरोध में TV स्क्रीन यहाँ पर फोड़ी जा रही है। तो फिलहाल देखिए प्रदर्शन का तरीका है आम आदमी पार्टी का, किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर महिला कार्यकर्ता हैं, वो देखिए TV स्क्रीन को यहाँ पर तोड़ रही हैं ताकि वे विरोध जो है दर्ज कराया जा सके। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, वो हाथों में सिंदूर लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और पाकिस्तान के साथ मुकाबले को लेकर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और मदन लाल ने क्या कहा, सुनिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए आपस में। देखिए जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैचेस होते हैं तो सियासत शुरू हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हम होस्ट हैं, अब होस्ट थोड़ी कह सकता कि पाकिस्तान को तुम मत आओ। तो जैसे हमने डिसीजन लिया था हमारी BCCI ने, नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। लंदन में एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला गया। इस मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। लंदन के सेंट्रल इलाके में शनिवार को करीब 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला। ये विरोध प्रदर्शन एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में निकाला गया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया गया। ये विरोध प्रदर्शन यूनाइटेड द किंगडम मार्च के नाम से आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1,10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रॉबिन्सन की रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ हुई, जिसमें लगभग 5,000 लोग शामिल हुए। पुलिस ने यूनाइटेड द किंगडम रैली के प्रदर्शनकारियों को नो प्रोटेस्ट जोन में लाने, पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने और विरोधी समूह के पास जाने से रोक दिया। श्री राम।